कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज आपका टॉपिक भारतीय संविधान में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। देखो, आज हम भारतीय संविधान में प्रारंभ करने वाले हैं अनुच्छेद। तो भाग पहला, और भाग पहले में ही अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख करने वाले हैं। तो आज संविधान में आपका जो टॉपिक है भाग 1, आज पढ़ना है भाग 1, संविधान का भाग 1, और टॉपिक का नाम संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। अब देखो, इस टॉपिक का अगर उल्लेख है तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख है। तो देखो, एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से हर वर्ष एक न एक सवाल बनता भी है। तो आज आपको पढ़ना है संविधान का भाग 1, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1। तो देखो, अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम, संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। तो देखो, इस अनुच्छेद में भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है कि भी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं। यह आपको बताना होता है कि भाई संघ का नाम क्या है। तो आपको बताना होता है कि भाई संघ का नाम हमारा भारत है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है आपका कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन या संघ होगा। तो भी आप कह सकते हो कि जो हमारा संघ है उसका नाम भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो जो भारत शब्द है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि भारत की संस्कृति और कला को। जब बात करते हैं इंडिया शब्द रिप्रेजेंट करता है आधुनिक भारत को। देखो, भारतीय संविधान में यूनियन शब्द को लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द को नहीं लिया गया है। देखो, जब बात करते हैं जो फेडरेशन है, फेडरेशन का मतलब होता है संधि समझौता, और जो यूनियन शब्द है इसका भी मतलब होता है आपका संधि समझौता। देखो, दोनों में अंतर क्या है कि जो यूनियन है, यूनियन शब्द का मतलब होता है कि भी भारत संघ में जो भी राज्य शामिल हो गए हैं वो कभी संघ से अलग नहीं होंगे। लेकिन जो फेडरेशन है, तो फेडरेशन का मतलब होता है कि भी संघ में जो राज्य शामिल हो गए हैं तो वो कभी भी संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में क्या रखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन संघ होगा। तो इसका मतलब है कि भारत के संघ में जो भी राज्य शामिल हो गए हैं वो कभी भी संघ से अलग नहीं होंगे। अब देखो, भारतीय संविधान में ये जो यूनियन शब्द है ये लिया गया है आपके कनाडा के संविधान से। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में यूनियन जो शब्द है वो किस देश से लिया गया है, तो आपको बताना होता है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो देखो, अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और मैंने आपको बता दिया कि यूनियन का मतलब होता है कि भाई
संघ में जो भी राज्य शामिल हो जाते हैं वो कभी भी संघ से अलग नहीं होंगे, उसी को कहा गया यूनियन। जब बात करोगे फेडरेशन की, तो फेडरेशन का मतलब ये क्या होता है कि भाई जो भी राज्य संघ में शामिल हो गए हैं वो कभी भी संघ से अलग हो सकते हैं। देखो जैसे आप लोग जानते होंगे फेडरेशन में पूर्व सोवियत रूस, या आप कह सकते हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहां के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहां के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है कि वे संघ में जो राज्य शामिल हो गए हैं वो कभी भी संघ से अलग हो सकते हैं। आप कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके फेडरेशन के हैं, लेकिन हमारे संविधान में फेडरेशन के स्थान पर क्या रखा गया है, यूनियन। और इसका मतलब है कि जो भी राज्य संघ में शामिल हो गए हैं वो कभी भी संघ से अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो इतने भी आपको यहाँ पे याद करना है। तो अनुच्छेद जो आपका फर्स्ट है ये आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में या अनुच्छेद 1 में भारत में 3 तरह के राज्यों का उल्लेख है। तो जैसे आप बोलोगे, पहले बोलोगे संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, उसके बाद बोलोगे आप राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, उसके बाद नंबर 3 बोलोगे आप अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। तो देखो भारत संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में या अनुच्छेद 1 में भारत में 3 तरह के राज्यों का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र आप लोग जानते हो कि वर्तमान में कितने हो गए आपके 8। देखो अभी हाल में ही दादर नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। ठीक है, उधर आप लोग जानते हो कि भाई जब बात करोगे राज्यों में तो भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको ब्रेक करने के बाद भारत के 2 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आए, एक का नाम लद्दाख और एक का नाम जम्मू और कश्मीर। तो आप बोलोगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य क्षेत्र हैं, आप बोलोगे 28। जब बात करते हैं अर्जित क्षेत्र, इनकी संख्या है 0। देखो अर्जित क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि भी भारत का वह क्षेत्र जिस पर विवाद चल रहा हो। ठीक है, सुन लो इसको, अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि भारत का वह क्षेत्र जिस पर विवाद चल रहा हो और उस क्षेत्र को अगर भारत में शामिल कर लिया जाता है तो वो कहाँ पर आएगा, आपका अर्जित क्षेत्र में। देखो जो आप लोग जानते हो कि भाई हमारा जम्मू कश्मीर है कि भारत का जो उत्तरी ये क्षेत्र है J&K, तो आप लोग जानते हो कि भाई जम्मू कश्मीर का 40% क्षेत्र जिसको पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। ठीक है, और हम इसको कहते हैं गुलाम कश्मीर, गुलाम कश्मीर। उसके बाद आप लोग जानते होंगे यहाँ पर अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह ये पाकिस्तान ने क्षेत्र चीन को दे दिया है। तो देखो 60% क्षेत्र पर भारत का अधिकार है और 40% जो क्षेत्र है अभी ये विवादित है। अगर ये क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है तो ये यहाँ पर आएगा आपका, कहाँ पर, अर्जित क्षेत्र में। तो आप कह सकते हो कि भाई अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत का वह विवादित क्षेत्र अगर उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो वो कहाँ पर आता है, आपका अर्जित क्षेत्र में। तो भारत संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख है, संघ राज्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्र या आपका अर्जित क्षेत्र। तो आप अर्जित क्षेत्र के बारे में भी समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय समस्त भारत को 4 श्रेणी क्रम में बांटा हुआ था। ठीक है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद समस्त भारत को 4 श्रेणियों में
4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, विभाजित किया गया था। जैसे आप लोग जानते हो श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो इन श्रेणियों में भारत के कुछ राज्यों और कुछ देशी रियासतों को शामिल किया गया था। तो श्रेणी ए में 9 इकाई थी, तो 9 इकाई का मतलब आपके 9 राज्य। श्रेणी बी में 8 इकाई थी, 8 इकाई का मतलब आपके 8 राज्य। तो इनमें कुछ राज्य और कुछ देशी रियासतों को शामिल किया गया था। सी में करोगे आप, यहाँ पे 9 इकाई थी, तो 9 इकाई बनाई थी आपकी कुछ राज्यों और कुछ देशी रियासतों को मिलाकर। अब डी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछता है। इसमें आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। तो देखो इस प्रकार से आप बोलोगे कि आजादी के बाद भारत में लगभग 27 इकाई थी, या संपूर्ण भारत लगभग 27 राज्यों में विभाजित था। तो ठीक है, दोबारा बात कर लेते हैं। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति बाद देश आजाद होने के बाद संपूर्ण भारत को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो ए श्रेणी में आपके कुछ देशी रियासतें और कुछ राज्यों को शामिल किया गया, उसको 9 इकाई बोला गया। बी श्रेणी में कुछ राज्यों और कुछ देशी रियासतों को शामिल किया गया, उसको 8 इकाई बोला गया। सी में 9 इकाई और डी में आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर 27 इकाई अस्तित्व में आई। कब? कि जब भारत हमारा आजाद हुआ उसके बाद। और आप लोग जानते होंगे शायद कि देखो 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ईस्वी के द्वारा भारत में श्रेणी क्रम को समाप्त करने के बाद भारत को 14 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो इतनी बातें आपकी संविधान के अनुच्छेद 1 में आ जाती है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। 3 प्रकार के मैंने आपको राज्य बताए और 4 बताइए आपको श्रेणियां। तो इतने सवाल आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 भी आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। तो देखो अनुच्छेद 2 कहता है आपका, अब आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 ये आपका इंपोर्टेंट है। देखो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा समझ लो इसको। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। देखो कि इस आर्टिकल के तहत या इस अनुच्छेद के तहत अगर भारत को किसी अन्य देश का भूभाग लेना है तो इसी अनुच्छेद के तहत उस भूभाग को, उस राज्य को भारत में शामिल किया जाता है। एक बात और सुन लो, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तो इसका मतलब होता है कि अगर भारत में किसी अन्य देश का कोई भूभाग अगर आता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा, संसद साधारण बहुमत के द्वारा उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लेता है। तो जैसे देखो आप लोग जानते होंगे कि भाई जब बात करते हैं गोवा की, गोवा, तो आप लोग जानते हो कि भाई भारत में अगर सबसे पहले कोई यूरोपीय आए तो वो पुर्तगाली आए, और भारत से सबसे बाद में अगर कोई यूरोपीय गए तो वो पुर्तगाली गए। तो देखो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। तो गोवा को 1961 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो या बोलोगे सैनिक कार्यवाही के द्वारा कि गोवा को भारत में शामिल किया गया था। अब देखो इसके लिए आप बोलोगे कि संविधान का
12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ईस्वी क्या है। ठीक है, सुन लो मेरी बात। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो अनुच्छेद 2 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर भारत में किसी विदेशी राज्य को शामिल किया जाएगा तो वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। जैसे गोवा है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधीन था, तो गोवा को जब भारत में शामिल किया गया तो इसका मतलब क्या कि संविधान का 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 हुआ और गोवा, दमन और दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। उसके बाद देखो, आप लोग जानते होंगे कि बाद में गोवा को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था। तो बेटा गोवा को 56वें संविधान संशोधन 1987 ईस्वी के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको सवाल पूछ लेता है कि भाई देखो, प्रारंभ में गोवा को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया और बाद में 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और उसके लिए संविधान का 56वां संविधान संशोधन हुआ। तो देखो, आप समझ गए कि भाई अगर किसी अन्य देश का भूभाग अगर भारत में लेना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, साधारण बहुमत के द्वारा संविधान का संशोधन करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग देख लो कि भाई आपने एक नाम सुना होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन सिक्किम को क्या बनाया गया, भारत का राज्य बनाया गया। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम तो आप लोग जानते होंगे कि देखो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ईस्वी के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको सवाल पूछ लेता है भैया कि भाई सिक्किम को सह राज्य का दर्जा आपका दिया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। तो देखो, आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर किसी देश का भूभाग भारत में शामिल करना है तो वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा शामिल किया जाएगा और उसमें संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग ध्यान करना, अगर भारत से कोई भूभाग किसी अन्य देश में जाता है तब भी संविधान में संशोधन करना होता है। अगर भारत में किसी अन्य देश का भूभाग शामिल किया जाता है तब भी संविधान में संशोधन करना होता है। तो अनुच्छेद 2 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तो ये इसका मतलब विदेशी राज्यों का बात की गई यहाँ पे कि विदेशी राज्यों का अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत द्वारा संविधान का संशोधन करना होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे गोवा बताया और आपको बताया क्या, सिक्किम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना। अब बात करते हैं अनुच्छेद आपका कौन सा, 3। तो अनुच्छेद 3 भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 3। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 3। तो यहाँ पे होता है कि भाई नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों
के क्षेत्रों, इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। तो नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। तो बेटा आप इसमें ध्यान करना कि जैसे दो राज्यों को एक साथ मिलाकर एक राज्य बनाना या किसी राज्य को काटकर अन्य राज्य बनाना, वो अगर संसद को अधिकार दिया है तो वो दिया अनुच्छेद 3 ने। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भाई 2000 में उत्तर प्रदेश को काटकर क्या बनाया, उत्तराखंड। उधर आप लोग जानते हो कि भाई मध्य प्रदेश को काटकर क्या बनाया, छत्तीसगढ़। उधर आप लोग जानते हो कि बिहार को काटकर क्या बनाया, झारखंड। जैसे आप लोग जानते हो कि भी आंध्र प्रदेश से काटकर क्या बनाया, तेलंगाना। तो ये जो नए राज्यों का जो निर्माण संसद करती है वो पावर दी गई है अनुच्छेद 3 में। तो मैंने आपको बताया कि जैसे दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना या किसी राज्य से काटकर एक अन्य राज्य बनाना, जैसे मैंने बताया आपको उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या तेलंगाना। तो ये जो नए राज्य बने हैं बेटा ये अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए हैं। या किसी राज्य के नाम का करना परिवर्तन, जैसे आप लोग जानते हो कि वर्तमान में हमारा जो राज्य है उसका नाम उत्तर प्रदेश है। पूर्व में उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। अगर संसद उत्तर प्रदेश की जगह संयुक्त प्रांत करती है तो अनुच्छेद 3 के तहत करेगी, अनुच्छेद 3 के तहत करेगी। या किसी राज्य के क्षेत्रफल का विस्तार करना है, उसको बढ़ाना है, तो वो भी अनुच्छेद 3 के तहत किसका अधिकार है, भारतीय संसद का है। तो बेटा अनुच्छेद 3 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को बेटा देखना प्लीज। जिन बच्चों को नहीं पता है चैनल हमारा सब्सक्राइब कराएं और इस वीडियो को आप बार बार देखो। और जहां पर आपको दिक्कत हो तो बेटा वहां पे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज आपका पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 1, और अगली क्लास में आपका पार्ट 2 हो जाएगा। तो बेटा ये अनुच्छेद आपके 3 हो गए हैं और आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।